सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। मिजोरम में लंबित कक्षा 12वीं MBSE परीक्षाएं। अधिकारियों ने कहा कि मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के कक्षा 12वीं के छात्रों की परीक्षा बुधवार को राज्य में आयोजित की गई थी, जिसमें आवश्यक सामाजिक गड़बड़ी और अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल थे। अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण मार्च में निलंबित कर दिए गए थे। मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन MBSE के एक अधिकारी ने बताया कि कक्षा 10वीं बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षाओं के साथ साथ राज्य भर के 79 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, एक साथ 10 बजे से 1 बजे तक आयोजित किया गया था। इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और होम साइंस में लंबित परीक्षाओं को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि कक्षा 10वीं के कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए 143 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। बोर्ड की दिनचर्या के अनुसार सोशियोलॉजी की परीक्षा गुरुवार और कंप्यूटर साइंस की परीक्षा होगी। गृह विज्ञान 12वीं कक्षा की कुल पंजीकृत छात्रों में से 4,939 बुधवार को अर्थशास्त्र और रसायन विज्ञान की परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, अधिकारी ने कहा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का कहना है कि तालाबंदी वाराणसी के बुनकरों का काम रुक गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में बुनकरों को जीवित रहने के लिए अपने गहने और मकान गिरवी रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है और कहा कि केवल एक ठोस वित्तीय पैकेज उनकी मदद कर सकता है। छोटे और मध्यम उद्योगों में लाखों नौकरियां दी जा रही हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बुनकर, जो वाराणसी PM के संसदीय क्षेत्र का गौरव है, आज अपने आभूषण और घरों को गिरवी रखकर जीने को मजबूर है। उनका सारा काम लॉकडाउन के दौरान एक ठहराव में आ गया है, उन्होंने हिंदी में कहा। उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमियों और कामगारों की हालत खराब है। केवल एक ठोस वित्तीय पैकेज और केवल प्रचार ही उन्हें संकट से उबरने में मदद नहीं कर सकता है, उन्होंने कहा। कांग्रेस नेता ने एक समाचार रिपोर्ट को टैग करते हुए आरोप लगाया कि वाराणसी में बुनकर भुखमरी की कगार पर हैं और जीवित रहने के लिए अपने गहने और मकान गिरवी रखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पर निशाना साधा था, बेरोजगारी पर, और आरोप लगाया कि यूपी सरकार विज्ञापनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को कवर करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि भारत ने चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं से प्रतिबंधित कर दिया है। भारत ने चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी, जिसमें संयुक्त उद्यम के माध्यम से शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को चीन के साथ सीमा गतिरोध के बीच कहा। गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशकों को माइक्रो जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मनोरंजन न मिले। लघु और मध्यम उद्यम MSMEs वरिष्ठ मंत्री के दावे में लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध की पृष्ठभूमि के खिलाफ महत्व है, जिसमें पिछले महीने 20 भारतीय सेना के जवानों की मौत भी हुई थी। तनाव बढ़ने के कारण सरकार ने सोमवार को 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। ज़्यादातर चीनी लिंक होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे का हवाला देते हुए, हम सड़क निर्माण के लिए संयुक्त उपक्रमों को अनुमति नहीं देंगे जिनके पास चीनी निर्माण है। हमने इस बात का कड़ा रुख अपनाया है कि यदि वे चीनी कंपनियां हमारे देश में संयुक्त उद्यम के माध्यम से आते हैं, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे, गडकरी ने बताया। भारत पाकिस्तान ने नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। NDIA और पाकिस्तान ने बुधवार को 2008 के एक समझौते के अनुसार नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का उनके संबंधित कस्टडी में आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में 265 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों और 97 मछुआरों की सूची पाकिस्तान को सौंप दी, विदेश मंत्रालय ने कहा। एक बयान में पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में 54 नागरिक कैदियों और 270 मछुआरों की सूची साझा की है, जो भारतीय और या विश्वासयोग्य भारतीय हैं, MAE ने कहा। भारत सरकार ने नागरिक कैदियों की जल्द रिहाई और प्रत्यावर्तन के लिए कहा है। लापता भारतीय रक्षाकर्मी और मछुआरे पाकिस्तान की हिरासत से उनकी नावों के साथ यह कहा गया। इस संदर्भ में पाकिस्तान को 7 भारतीय नागरिक कैदियों और 106 भारतीय मछुआरों की रिहाई और प्रत्यावर्तन करने के लिए कहा गया, जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि की गई है और पाकिस्तान को सूचित किया गया है, विदेश मंत्रालय ने कहा।
पाकिस्तान को भारतीय मछुआरों तक तत्काल काउंसलर पहुंच प्रदान करने के लिए भी कहा गया है और 18 भारतीय नागरिक कैदियों को माना जाता है जो पाकिस्तान की हिरासत में हैं। यूपी 2.0 दिशा निर्देशों को अनलॉक करता है, केंद्रीय दिशा निर्देशों का पालन करता है। अनलॉक 2.0 के लिए रोड मैप तैयार करते समय उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों को टाल दिया है और स्कूलों, कॉलेजों, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया है। अनलॉक के दिशा निर्देशों के अनुसार 2.0 आगे प्रतिबंधों को कम करने के लिए राज्य के अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, पार्क, ऑडिटोरियम, विधानसभा हॉल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक रखने का फैसला किया और बड़े पैमाने पर बंद हुआ। दिशा निर्देश 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। इसके अलावा मेरठ मंडल में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के एनसीआर सहित 6 जिलों में रात में कर्फ्यू रहेगा। अन्य 4 जिलों में मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत शामिल हैं। सभी 6 जिलों में रात का कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक 10 जुलाई तक लागू रहेगा। गोवा बीजेपी विधायक ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। गोवा के एक भाजपा विधायक ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, राज्य के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बुधवार को कहा। विधायक को मारवाओ स्थित ईएसआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो कि मंगलवार को पॉजिटिव आने के बाद कोविड-19 रोगियों के लिए विशेष रूप से नामित सुविधा है, अधिकारी ने कहा। विधायक स्पर्शोन्मुख हैं, उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों का परीक्षण किया जाएगा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संवाददाताओं से कहा। पिछले महीने राज्य के एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया और ईएसआई में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल मंगलवार को गोवा ने आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1315 कोविड-19 मामलों और बीमारी के कारण 3 मौतों की सूचना दी। वोडाफोन आइडिया एक भारतीय फर्म द्वारा वित्त वर्ष 2015 में 73,878 करोड़ रुपए का उच्चतम नुकसान दर्ज करता है। देश के तीसरे सबसे बड़े दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया ने बुधवार को मार्च 2020 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कुल 73,878 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया। उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी भारतीय फर्म के लिए यह उच्चतम न्यायालय के अनिवार्य सांविधिक देयताओं के लिए प्रावधान के बाद शीर्ष अदालत द्वारा गैर दूरसंचार राजस्व को गणना में शामिल करने के आदेश के बाद 51,400 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए उन्होंने कहा कि देयता ने कंपनी की क्षमता पर एक महत्वपूर्ण संदेह जारी रखने के रूप में जारी रखा है। विनियामक फाइलिंग में वोडाफोन आइडिया वीआईएल ने मार्च क्वार्टर के शुद्ध नुकसान को बढ़ाकर 11,643.5 करोड़ रुपए करने की सूचना दी। एक साल पहले समान अवधि में इसका घाटा 4,881.9 करोड़ रुपए रहा था और पिछले अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 6,438.8 करोड़ रुपए था। दूरसंचार विभाग डीओटी का अनुमान है कि कंपनी की समायोजित सकल राजस्व एजीआर अवधि के लिए 58,253 करोड़ रुपए बकाया है। वित्तीय वर्ष 2016-17, लेकिन कंपनी ने कुछ कंप्यूटेशनल त्रुटियों और अतीत में किए गए भुगतानों को समायोजन के बाद बकाया राशि 40,000 करोड़ रुपए रखी। भारत में 507 कोविड-19 मौतों के साथ 18,653 नए मामलों में सबसे बड़ी एकल दिवसीय स्पाइक की रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को एक दिन में 507 लोगों की मौत के साथ भारत में कोविड-19 की मौत का आंकड़ा बढ़कर 17,400 हो गया, जबकि कुल टैली 5,85,493 हो गई, जबकि 18,653 नए मामले सामने आए। सुबह 8 बजे के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार सक्रिय मामलों की संख्या 2,20,114 है, जबकि 3,47,978 लोग बरामद हुए हैं और एक मरीज पलायन कर गया है। एक अधिकारी ने कहा कि इस प्रकार अब तक लगभग 59.43% मरीज ठीक हो चुके हैं। पुष्टि किए गए मामलों में कुल विदेशी शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में हुई 507 मौतों में से 245 महाराष्ट्र के, 62 दिल्ली के, 60 तमिलनाडु के, 25 उत्तर प्रदेश के, 20 कर्नाटक के, 19 गुजरात के, 15 पश्चिम के हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 8-8, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ
जम्मू कश्मीर और पंजाब के 6, बिहार के 5, हरियाणा के 4, केरल, उड़ीसा, पुदुचेरी और उत्तराखंड के 2 और आसाम का 1 और हिमाचल प्रदेश। तमिलनाडु के नेवेली में एनएलसी पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 6 की मौत, 16 घायल। बुधवार सुबह नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड NLCIL के दूसरे थर्मल पावर स्टेशन की इकाई 5 में बॉयलर में विस्फोट होने से 6 श्रमिकों की मौत हो गई और 16 श्रमिक घायल हो गए। NLCIL प्रबंधन 32 मीटर से 6 श्रमिकों के शवों को बरामद करने से असमर्थ है। उच्च बॉयलर NLCIL प्रबंध स्रोतों के अनुसार बॉयलर मंगलवार रात को चालू नहीं हुआ। हालांकि लगभग 12 संविदा कर्मियों और 5 स्थायी कर्मचारियों ने गुरुवार सुबह लगभग 10 बजे बॉयलर को फिर से चालू करने की कोशिश की। ऐसा होने पर एक विस्फोट हुआ और लिफ्ट में फंस जाने के कारण श्रमिकों को सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागना पड़ा। 17 श्रमिकों को जो काम के लिए सौंपा गया था, एक कार्यकर्ता बिना किसी चोट के बच गया, जबकि 16 अन्य 40% से अधिक जल गए। NLCIL के सूत्रों ने बताया कि इन श्रमिकों को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। UPSC सिविल सेवा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति देता है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को अपने केंद्रों को बदलने की अनुमति दी है। 4 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 भारतीय वन सहित की बड़ी संख्या के उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 और अपने केंद्रों को बदलने के लिए अभ्यर्थियों से प्राप्त अनुरोध आयोग ने उन्हें अपनी केंद्र की संशोधित पसंद प्रस्तुत करने का अवसर देने का निर्णय लिया है, UPSC ने बुधवार को एक बयान में कहा। इसके अलावा यह सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 और भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए केंद्रों को बदलने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यह कहा, उम्मीदवारों द्वारा केंद्रों की संशोधित पसंद प्रस्तुत करने की खिड़की आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर 2 चरणों में यानी 7 से 13 जुलाई 2020 6 बजे और 20 से 24 जुलाई 2020 6 बजे पर परिचालन किया जाएगा। उम्मीदवारों को यात्रा करने की सलाह दी जाती है। वेबसाइट ने कहा, यदि आवश्यक हो तो उपरोक्त परीक्षा के केंद्रों को अपने विकल्प प्रस्तुत करें। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।